मानवों के रहने लायक एक समानांतर दुनिया खोजने के लिए सर्वे टीम ने सैकड़ों ट्रांसपोर्ट दरवाजों की जांच की। मजेदार था, लेकिन फिर भी टीम ने जरा भी लापरवाही नहीं की। सुरक्षा के लिए हर सदस्य ने अपनी कमर और कंधों पर सेफ्टी रस्सी बांध रखी थी, ताकि अगर कोई आपात स्थिति आए तो तुरंत खींचकर बाहर निकाला जा सके। घबराहट भरे माहौल में अग्रणी टीम धीरे धीरे उस दुनिया में दाखिल हुई। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ का तापमान, गुरुत्वाकर्षण और माहौल लगभग धरती जैसा ही था, यानी इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल ठीक। टीम के लोग राहत की सांस ही ले रहे थे कि अचानक घास के मैदान में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जय और उनकी जान कभी भी जा सकती थी। इस खतरनाक हालात में एमी ने जल्दी से अपने साथियों को सेफ्टी रस्सी खींचने के लिए कहा, ताकि सब लजा समय पर बंद हो गया और बड़ी त्रासदी टल गई। लेकिन जमीन पर पड़े सदस्य राक्षसों द्वारा बुरी तरह काटे जा चुके थे और जल्द ही उनकी जान चली गई। लेकिन तियानयान क्लब के बड़े अधिकारी इन मौतों से दुखी नहीं हुए, उल्टा वे और ज्यादा उत्साहित हो गए, क्योंकि इस रहस्यमय क्षेत्र में अभी हजारों नहीं बल्कि लाखों ट्रांसपोर्ट दरवाजे मौजूद थे। अगर उन्हें धरती जैसी कोई एक भी दुनिया मिल गई जो इंसानों के रहने लायक मिले, आदेश को पूरा करने के लिए सर्वे टीम को अपने डर को दबाकर बार बार इन समानांतर दुनियाओं में भटकना ही पड़ता है। जल्द ही वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से वापस लौटना इस खतरनाक रास्ते पर और ज्यादा एजेंट मारे जाने लगे। लेकिन जनरल राइकर ने जरा भी रुकने का नाम नहीं लिया, मानो इन सब की मौतें उसके लक्ष्य के रास्ते की बस छोटी सी रुकावट हो। अपने कई साथियों को खून खराबे में मरते देख जो लोग बचे थे, उनके मन में सच्चाई साफ हो चुकी थी। अब तियानयान हुई कोई न्याय की संस्था नहीं रही थी, बल्कि जनरल राइकर की निजी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक औजार बन चुकी थी। फिर भी जब तक वे माहौल ऑस्ट्रेलिया जैसा था, यहाँ ऑक्सीजन भरपूर थी और हर चीज इंसानों के रहने लायक थी। इसे सच में एक आदर्श दुनिया कहा जा सकता था। जनरल राइकर बेहद उत्साहित हो गया और उसने इस दुनिया का नाम रख दिया सल्वेशन स्टार। इसके बाद वो सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए बेचैन हो गया और उन्हें अपने असली मकसद के बारे में बताने लगा। असल में उसका प्लान था कि सल्वेशन स्टार को एक ऐसी सुपर जेल बना दिया जाए जो पूरी दुनिया से अलग हो और जहां सबसे खतरनाक सुपर पावर वाले अपराधियों को कैद किया जा सके। इस तरह न तो उन्हें पॉकेट यूनिवर्स पर पैसा खर्च करना पड़ेगा और न ही इन खतरनाक लोगों को धरती पर रखना होगा। उन्हें सीधे इस ग्रह पर भेजकर हमेशा के लिए अलग किया जा सकता है। ये सुनकर धरती से हमेशा के लिए हटाना है। प्यार और मानव अधिकार, यही वो बातें थी जिनकी जनरल राइकर को अब कोई परवाह नहीं थी। और वह इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इतना जिद्दी क्यों था, इसके पीछे एक निजी वजह भी थी। कुछ साल पहले उसके बेटे की एक मिशन के दौरान एक सुपर पावर वाले इंसान ने हत्या कर दी थी, जिसे लोग पीस मैसेंजर कहते थे। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जनरल ने उस सुपरमैन को एक पुराने ग्रह पर भेजकर वही खत्म कर दिया। सुना है कि इस सब के बाद बोर्डो को टीम से काफी निराशा हुई थी। उसे लगा कि सामने वाला अब इस खेल से बाहर हो चुका है, इसीलिए वह जल्दी से एमी को ढूंढने गया और जनरल राइकर की योजना सबके सामने लाने की कोशिश करने लगा। सबने आपस में चर्चा की और तय किया कि इस भ्रष्ट संगठन को गिराना ही होगा। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति की मदद चाहिए थी। इसलिए कुछ लोग एक दूरदर्शी जैसा लगता था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद उस पीस मैसेंजर ने मदद करने से साफ मना कर दिया। उल्टा उसका मानना था कि जनरल राइकर ने जो किया वो सही था और वो खुद भी सल्वेशन स्टार भेजे जाने के लायक था। असल में झाओ शिना गलती से एक दरवाजे से होकर एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जो उसे जाना पहचाना लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवारों पर उसके पिता और भाई की तस्वीरें लगी थी, जो कभी साथ मिलकर गे तानशी मेडल बचाने गए थे। इसी उलझन में वह थी कि अचानक उसके पिता और भाई, जो असल में मर चुके होने चाहिए थे, उसके सामने आ खड़े हुए। तभी उसे समझ आया कि ये कोई एक तरफा जगह नहीं है, बल्कि एक और समानांतर दुनिया है। इस दुनिया में उसके पिता और भाई जिंदा थे, तीनों साथ रहते थे, उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। झाओ शिना को यहाँ अपने पिता से वो सम्मान और अपनापन मिला जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे बीता हुआ वक्त यहाँ आकर पूरा हो गया हो। बातचीत के बाद उसके पिता और भाई आराम करने चले गए और झाओ शिना भी सोच में डूबी अपने कमरे में आ गई। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगा। इस दुनिया में उसका वो प्यार भी मौजूद था, जिससे वो अपने असली संसार में अलग हो चुकी थी। यही बात झाओ शिना को इस दुनिया से पूरी तरह प्यार करा देती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक की नली टिका दी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे समानांतर दुनिया में खुद का ही दूसरा रूप मिलेगा। वो जल्दी से पासवर्ड दबाकर मुख्य दुनिया में लौटना चाहती थी, लेकिन उसका दूसरा रूप ऐसा नहीं चाहता था। उसने पीछा किया और बिना कुछ कहे सीधे हमला कर दिया। आमने सामने होते ही बू योफे ने स्टील की सुई एक्टिव कर जानलेवा वार करने की तैयारी कर ली। झाओ शिना ने बचाव में तुरंत उड़ने वाले उपकरण का स्विच दबा दिया, लेकिन गलती से उसने समानांतर दुनिया में मौजूद खुद को ही मार दिया। इस घटना के बाद झाओ शिना पूरी तरह टूट गई। उसे लगने लगा कि वो किसी अभिशाप की तरह है और उसके आसपास रहने वाले लोग सिर्फ बदकिस्मत होते हैं। इसी वजह से वह जानबूझकर सबसे दूर रहने लगी और खुद को बर्बाद करने वाली जिंदगी जीने लगी। लेकिन साथियों के समझाने और सहारे से आखिरकार उसने भागने के बजाय लौटने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आगे की योजना बनाने लगी। लेकिन तभी जब सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमय लोगों ने अचानक झाओ शिना को पकड़ लिया। उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में डाल दिया गया, भारी हथकड़ियां और जंजीरें पहनाई गई और तुरंत एक भूमिगत इमारत की ओर ले जाया गया। जब झाओ शिना ने अपने सिर का दूसरी तरफ, बू योफेन ने उसे धक्का देकर ट्रांसमिशन दरवाजे में डाल दिया और वह तथाकथित ओल्ड फैमिलियर स्टार पर पहुंच गई। असल में यहीं पर खतरनाक सुबह से जिंदा बाहर निकल पाएगी या नहीं, इसका जवाब शायद सीजन 3 में ही मिलेगा।